नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। तो शेयर मार्केट में हर कोई कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपना अपना पैसा, ताकि आपके पैसे सेफ भी रहे, आपको उसका अच्छा प्रॉफिट भी मिले। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है। अनुज जी, शेयर मार्केट का नाम जब भी आता है तो प्रॉफिट लॉस साथ में लेकर आता है। जी। तो सवाल ये है कि शेयर मार्केट अभी चल कैसा रहा है? देखिए, शेयर मार्केट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है 2025 में। हमने हाई बनते हुए भी देखे हैं, उसके बाद ड्रैग होते हुए भी देखा, अब अगेन मार्केट जो है ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा लोगों को ये रहा है कि भई उतने पैसे नहीं बन पाए जितना गोल्ड सिल्वर में पैसा बना है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि गोल्ड सिल्वर अगर आप अ, इस टाइम पे मुझे लगता है कि अब ये जो टाइम है ना, ये इक्विटी मार्केट का टाइम है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड वॉर सुलझ रहा है, हाँ। इकोनॉमी थोड़ी-थोड़ी ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे इकोनॉमी ग्रो करेंगी, हम देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भी बोला कि भई आप हाँ। वॉर ख़त्म करो। गाज़ा के ऊपर उन्होंने शांति वार्ता करी है। चाइना के साथ वो ट्रेड वॉर कम कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में आपको एक इक्विटी मार्केट के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। आप देखिए, भारत के अंदर जैसे फेस्टिवल गए हैं, तो यहाँ पे हमने काफ़ी जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आती हुई देखी है। तो वो एक पर्सपेक्टिव है इंडियन मार्केट के लिए कि पॉजिटिव हो सकता है। और हम देखेंगे कहीं न कहीं एफआईएस का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया की तरफ अच्छा, आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया तो पैसे लगा रहे हो तो ये मत सोचो कि प्रॉफिट ही आपको होगा, लगा के भूल जाओ। अगर मान लो हो गया प्रॉफिट तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर भूल जाओ उतना लॉस। मतलब नहीं, ऐसा ऐसे नहीं में है। प्लानिंग की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कितना पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है प्लानिंग और कैसे इन्वेस्ट करें? देखिए, एक तो आप किसी भी टिप के ऊपर ना जाएँ। लोग या तो स्टॉक मार्केट में टिप्स पे बहुत लोग ध्यान रखते हाँ। हैं, भई उसने ये टिप दे दी, उसने वो टिप दे दी। आप उस पे ध्यान ना रखें। आप ऐसे स्टॉक पे जाएँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप एक ऐसे ब्रांड में पैसा लगाएँ जिसको आप पसंद करते हो। मीन जैसे कि आप कोई बोले मैं अपनी गाड़ी में टायर लगवाना चाहता हूँ एमआरएफ का, तो भाई एमआरएफ का स्टॉक भी अवेलेबल है। आपको आप ये देखो कौन-सा ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा ब्रांड का बैलेंस शीट आपको पढ़नी आनी चाहिए। आप ये देखो कि भई इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। कंपनी के आप आजकल आप देखिए कि रिजल्ट सीजन चल रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सारी कंपनी ऐसी दिखाई देंगी जो बहुत अच्छी कंपनी ब्रांड की हैं, और जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप ऐसे स्टॉक को चुनिए और उसमें आप धीरे-धीरे करके पैसा ऐड करिए। एक साथ मैं अभी यहाँ भी यही कहूँगा कि आप एक साथ पैसा मत डालिए। आप धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करते चलिए, जिससे कि आपको हर लेवल पे एंट्री मिले और आपका वो जो प्राइस है वो एक्यूमुलेट हो जाए। जिससे कि आपको लंबी अवधि में एक जो है रिटर्न अच्छे मिलें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर शेयर मार्केट में करें तो एवरग्रीन, यानी अगर झटका भी लगे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, किस में लगाना पैसा सही रहेगा? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको किस में, पर थोड़ा डाइवर्सिफाई आप रखिए। मीन्स क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की जो डेफिनेशन है बहुत सटीक बैठती है। आप सारा पैसा एक सेक्टर में मत डालिए। आप कुछ पैसा डालिए मेटल सेक्टर में, कुछ डालिए आप ऑटो सेक्टर में, कुछ डालिए आप एग्री सेक्टर में, कुछ डालिए आप ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में, कुछ डालिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ डालिए आप कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में। तो जब आप सब में डालेंगे, कुछ डालिए आप बैंकिंग सेक्टर में, तो जब आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करेंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि एक ना एक सेक्टर ज़रूर आपको चलता हुआ मिलेगा। तो आपका जो एवरेज है ना वो मेंटेन रहेगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट जब हम पैसा लगाते हैं तो हमको ये देखना है कि हमारा जो एवरेज है ना वो हमेशा मेंटेन रहे। तो अपने पैसे को एक साथ आप एक स्टॉक में ना डालें या एक सेक्टर में ना डालें। आप ये देखिए कि कौन सा सेक्टर इस टाइम पे चल रहा है, उसमें आप डाइवर्सिफाई करते चलिए, जिससे कि जब भी मूवमेंट होगा तो आपको कोई ना कोई सेक्टर ज़रूर रन करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अगर आज के डेट पर मैं शुरू करना चाहूँ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? मतलब कोई रूल है कि मुझे कितने से स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, या किस पर सबसे पहले, फार्मेसी सेक्टर में या फिर किस सेक्टर में? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे क्योंकि मेरा ये मानना है अपना पर्सनल कि जैसे-जैसे इकोनॉमी ग्रो करेंगी, जैसे-जैसे इकोनॉमी आपकी ट्रेड वॉर से बाहर निकलेंगी, आपस में संधि अच्छी बनेगी उनकी, तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर जो है वो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखा सकता है। प्लस बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जैसे इकोनॉमी ग्रो करेंगी तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आपको अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करेगा। तो एक जी। बहुत बेसिक सा ये एक रीज़न है। प्लस अगर आपके इकोनॉमी अच्छी हो ग्रो करेंगी तो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेंगी, वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल मेटल का डिमांड बहुत बढ़ेगा। प्लस हम ये देख रहे हैं कि एक चीज़ और, कि अब जैसे-जैसे वॉर हुई है, हर इकोनॉमी अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंक्रीज़ कर रहा जी। है। तो डिफेंस इक्विपमेंट को इंक्रीज़ करेगा तो मेटल सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। हाँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत आप मेटल सेक्टर में पैसा लगाइए।
कुछ पैसा आप बैंकिंग में डालिए, प्लस पावर सेक्टर पे बहुत सरकार का ध्यान है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत सरकार फोकस कर रही है। तो जो सरकार फोकस कर रही है उस पर आप पैसा लगाइए, जिसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है उस पर पैसा लगाइए। प्लस हमने अभी जीएसटी रिफॉर्म्स होते हुए देखे, जीएसटी रिफॉर्म्स हमने देखा बहुत सारे सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो वहाँ पर आप पैसा लगाइए जिससे कि आपको जो पोर्टफोलियो उसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। एक सवाल ये भी कि अभी ट्रेड वॉर पूरी तरीके से रुका नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ट्रेड वॉर अपने पीक पर जाता है तो हमारे लिए मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कैसे समझे हम? देखिए इसका क्या ट्रेड इफेक्ट वॉर, होगा मार्केट पर? जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ा सा नेगेटिव तो है ही, हाँ, चाहे लगाने वाला हो या जिसके ऊपर लग रहा है उसके दोनों के लिए नेगेटिव है। देखिए हमने इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा कि यूएस ने हमारे ऊपर ट्रेड वॉर लगाया, यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, यूएस में महंगाई बढ़ गई, उसका अभी डेटा आया यूएस का, वहाँ पे 3% इन्फ्लेशन है, जबकि वो टारगेट कर रहे हैं 2% का। तो टैरिफ लगाने वाले को भी बहुत झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब को भी पता है कि भाई मैंने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, तो जो चीज़ें मेरे को वहाँ सस्ती आ रही थी वो महंगी मिल रही हैं, तो वो यूएस के लिए भी इशू है। हमारे लिए इशू क्या है कि हमारा माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। बट हमने ये क्या किया है कि हमने बाकी देशों के साथ संधि कर ली है। हमारा चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हो गए हैं, रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, और बाकी हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर हमारा माल जाना चालू हो गया। तो वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हुआ है। तो हमें लगता है कि जो ट्रेड वॉर है ये सबसे ज़्यादा इश्यूज के लिए क्रिएट करेगा जो टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि उसको महंगा सामान मिलेगा और उसकी इकोनॉमी इंडिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका और चाइना भी एक टाइम पे बहुत अच्छा मार्केट रहा, हालांकि बीच में थोड़ा बाइकआउट किया जाने लगा, मेड इन चाइना की चीज़ों को हटाया जाने लगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया को अपना मार्केट और एक्सपैंड करना चाहिए, ऑप्शंस लेकर चलने चाहिए, और अगर अब इंडिया अगर मार्केटिंग अपना रिलेशन बनाता है तो किसके साथ बेहतर रिलेशन बन सकते हैं? देखिए इंडिया और चाइना बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो मेरे ख्याल से अब हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना की भी जो डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई, तो बहुत बड़ा स्टेप है ये कि अब हम चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट फ्लाइट यूज़ हो गई तो आप समझ लें कि डायरेक्ट आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा इंडिया के लिए कि आपका जो सामान जो आप बना रहे हो वो अब चाइना की तरफ जाना चालू हो जाएगा। इवन जो चाइना में माल बन रहा है वो भी आपके यहाँ आना चालू हो जाएगा। तो एक ट्रेड आपका साइकिल चालू हो जाएगा। प्लस हम देख रहे हैं कि जो हमारी संधि हैं लोगों के साथ, वो आप मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी जा रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम यूरोपियन कंट्रीज से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है जहाँ पर हमारा माल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम यूएस को हटा दें तो यूरोप है, एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है जहाँ पर हम अपने माल को बेच सकते हैं। अच्छा, मार्केट का भी सर मूड है, कभी कोई इंडस्ट्री चल जाती है, कभी कोई इंडस्ट्री चल जाती है, तो हम एकदम आंख बंद करके विश्वास करके किसी के पीछे नहीं जा सकते, हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। एज अ मार्केट एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं कि एक दौर था जब रियल एस्टेट खूब चला, टेक्सटाइल खूब चला, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, एक समय अब गोल्ड सिल्वर का खूब दौर चल रहा है, आगे आने वाले समय में किसका दौर खूब चलने वाला है, आपको क्या लग रहा है? देखिए साइकिल कैसे समझा? साइकिल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी ये एक ऐसा एवेन्यू जहाँ पर जब लोगों की जेब में पैसा आता है ना तो लोग इनकी तरफ भागते हैं। हाँ। सबसे पहले आप देखिए कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। जब उनको वहाँ से पैसा बनना चालू होता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि अब उनको क्या परचेज करना है, तो वो जाते हैं लग्जरी आइटम में। भाई मेरी जेब में पैसा होगा, मैं क्या सोचूंगा कि यार एक फ्लैट और ले लो या एक लैंड और ले लो, या अगर पैसा है तो चलो यार एक ज्वेलरी और परचेज कर लो या गोल्ड परचेज कर लो। तो ये लग्जरी आइटम है। तो ये साइकिल है कि जब आपकी इक्विटी मार्केट में पैसा बनेगा तो आपके गोल्ड सिल्वर में या प्रॉपर्टी में मूवमेंट आएगा। फिर उसके बाद जब ये साइकिल खत्म होगी तो अगेन इक्विटी मार्केट का टाइम आएगा। तो अब ये जो टाइम है ना, अभी आप देखिए गोल्ड सिल्वर का जो टाइम था वो मैं कहूँगा ओवर तो नहीं हुआ है, बट स्टेबल हो गया। स्टेबल हुआ तो यहाँ पर क्या है कि अब आपको इक्विटी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये टाइम है कि आप इक्विटी मार्केट की तरफ अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। 2-3 महीने अच्छे खासे जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि जैसे ये ट्रेड वॉर आपका पॉजिटिव मूड में जाएगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न इक्विटी मार्केट में मिलेंगे। आईपीओ में कितनी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? देखिए आईपीओज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, ये बिल्कुल एकदम रॉ इन्वेस्टर है, वो आईपीओ के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। हमने बहुत सारे आईपीओज देखे हैं जिसमें अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। अगर आप 2024-25 की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% आईपीओज ने पैसा बना के दिया है। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पैसा लगाना है तो आईपीओज के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। जब आप आईपीओ के थ्रू पैसा लगाएंगे, आपको अलॉटमेंट आएगी, जब आपका कुछ पैसा बनेगा तो आप फिर धीरे धीरे गुड स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में या जो ब्रांडेड स्टॉक्स हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। बट आईपीओ एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर आप बहुत जीरो लेवल से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
एक आखिरी सवाल सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मार्केट टिप्स देना चाहेंगे? अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर कैसे वो धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाएँ, या कोई फ्रेशर हो जो शेयर मार्केट में अपने लिए एक तरह से प्रॉफिट के जी। लिए ढूँढ रहा हो अपॉर्च्युनिटीज़, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप एक एसआईपी ज़रूर चालू करें, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप जाएँगे तो शायद आपको उतनी समझ में ना आए। आप पहले एक एसआईपी चालू करें स्टॉक मार्केट में, जिसमें कि आपको एटलीस्ट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप इस एसआईपी चालू करेंगे तो आपको एटलीस्ट कुछ न्यूज़ आनी चालू होंगी, आप कुछ न्यूज़ लेटर्स पढ़ेंगे, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। देन उसके बाद आप अच्छे ब्रांडेड स्टॉक्स में एक छोटी-छोटी क्वांटिटी करके ऐड करते चलें। आप लोग क्या करते हैं, एकदम से ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। हाँ। अब ट्रेडिंग में ना घुसें, आप पहले इन्वेस्टमेंट करें। आप 2, 3, 5 साल इन्वेस्टमेंट करते चलें, जिससे कि आपको एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाए। फिर जब आपको मार्केट समझ में आना चालू हो, आपके पास अवेयरनेस आ जाए मार्केट के बारे में, तब आप ट्रेडिंग में आ सकते हैं। ट्रेडिंग भी एक अच्छा प्रोडक्ट है कि जब आपको लगता है कि आपको नॉलेज आ गई है, आप मार्केट को समझ सकते हैं, मार्केट में आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। बट इनिशियली लेवल पर आप बहुत छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को बनाएं, देन उसके बाद फिर आपका पोर्टफोलियो उसका साइज़ को इंक्रीज़ करें। अगर हम सीधे डायरेक्ट अमाउंट का ज़िक्र भी करें, तो एसआईपी का आपने ज़िक्र किया, तो एक आम आदमी कितने रुपए उसको लगाने चाहिए एसआईपी में शुरुआती दौर में? देखिए, दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर इनकम, ठीक हाँ। है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा, अगर उसको अपना फ्यूचर सिक्योर देखिए करने के लिए लगाना एटलीस्ट आज के टाइम में हम पर कैपिटा इनकम बहुत इंक्रीज़ हो गई है, तो मेरे ख्याल से उसको 2-3 हज़ार की तो एटलीस्ट एसआईपी रखनी चाहिए। और जितने घर में मेंबर हो, सबके नाम की एक एसआईपी ओपन ज़रूर करके चले वो, जिससे कि और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू करें, जिससे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो हर मेंबर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो। और धीरे-धीरे जब आप एसआईपी देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज़ होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम बोलते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी रिटर्न मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो अगर आप हर बंदे के नाम से एसआईपी रखेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 साल के बाद आपके पास बहुत हैंडसम जो है अमाउंट इकट्ठा हो गया, देन उसको आप आगे इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे टिप्स हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। आई होप कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर पूछें। अगर आपके कोई भी सवाल है गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हम आपके सवाल ज़रूर अनुज जी तक पहुँचाएँगे और उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।